वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 39 है, CPC का वॉल्यूम 6 है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस बार हम लोग बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BJS इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके इंटरव्यू को फॉर्मल और इनफॉर्मल पार्ट, दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। इनफॉर्मल पार्ट में आपने LLB में क्यों एडमिशन लिया, आप जज क्यों बनना चाहते, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे लोग इनफॉर्मल पार्ट को इग्नोर कर देते, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपका कई बार इंटरव्यू इनफॉर्मल पार्ट में भी डिसाइड हो जाता है। फॉर्मल पार्ट से रेगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे IPC, CRPC। अब IPC कहना तो उचित नहीं होगा, BNS आप कह सकते हैं, BSA कह सकते हैं। कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, प्रोसीजरल, तमाम ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मल पार्ट से। सेकेंडली, हम लोगों के हिसाब से अगर आप हमारे पास मॉक के लिए आए, आप आंसर नहीं दे पा रहे और हम आपको आंसर नहीं बता रहे, आपको कह रहे हैं कि आप जाइए ये पढ़ लीजिए, तो हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि फिर ऐसे मॉक का कोई फायदा नहीं है कि गो एंड स्टडी। कम से कम एक इंस्टीट्यूशन को जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसका आंसर, बेहतर आंसर क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना चाहिए। तो हम लोग, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो हर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी, बेहतर आंसर बताते हैं। हम लोगों के पास प्रीवियस इंटरव्यूज में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनका कलेक्शन है। अगर आप इन सबको कर लें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज मॉक का स्पेशल मॉक भी शुरू किया है, जैसे एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो गया, CRPC कंप्लीट हो गया, CPC शायद आजकल में कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज ये, अगर मान लीजिए आप CPC या CRPC रिवीजन के लिए बैठते हैं, मेंस में तो बच्चे लोग छोड़ देते कि एक ही क्वेश्चन आता है CRPC से, तो काफ़ी लंबा ये सब्जेक्ट है, काफ़ी समय लगता है। हम लोग 4-5 वीडियो में 2-2.5 घंटे में, कहने का मतलब कि 2-2.5 घंटे में आपकी पूरी CRPC कंप्लीट हो गई शुरू से लेके अंत तक। 2.5-3 घंटे में आपकी CPC पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये जैसे CRPC का पार्ट 5 है, CPC का भी पार्ट 5 है, 3 पार्ट में एविडेंस एक्ट को कवर कर दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट के भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो इन इंटरव्यूज को देखते हुए आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके जो आंसर बताया जा रहा है उस आंसर को भी नोट डाउन कर लेना है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे अगर पॉसिबल है तो रिकॉर्ड भी करके देखिए कि आपने जो बोला उसमें कुछ मिस किया या सही बोला या नहीं बोला। इंटरव्यू में फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी, इट मैटर्स हेवली। अगर आप इंटरव्यू के लिए यू नो द आंसर, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मेंस और इंटरव्यू दोनों अलग अलग होता है। मेंस के लिए आपके पास समय है, कुछ भूल गए तो आप रुक सकते हैं, आप रिकॉल करके लिख सकते हैं, कुछ गलत हो गया तो काट के ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आपके पास उसने समझने का टाइम नहीं होता, जो बोल दिया वो बोल दिया। अगर जवाब देने में आपको टाइम लग रहा है तो फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी काफ़ी अफेक्ट होती है उससे। तो इंटरव्यू की तैयारी कुछ अलग होती है, मेंस की तैयारी कुछ अलग होती है, दोनों तैयारियों को मिक्सअप नहीं कीजिए। तो आइए हम लोग ये वीडियो का ये पार्ट देखते हैं। इज रिकॉर्डेड
uh, how many sections are into CPC dealing with inherent power? Only one, and or other section is also there? So there are other extensions of inherent powers too. Like section 148 is enlargement of time, 149 is with payment of the court fee, and 152 to 153A is regarding amendments. Degree in enlargement of time. Yes. So, what is difference between section 151 and other section? 151 preserves the inherent power of the court. क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? Yes, sir. और what is section 148? So section 148 deals with enlargement of time. It states that where any time has been fixed for carrying out any order, so in those cases the time can be extended for up to 30 days. So what about Limitation Act? Sir, this section 148 is the discretion of the court. And it cannot be claimed by a party as is right. Read out section 148. Where any period is fixed or granted by the court for doing of any act prescribed or allowed by this court, the court may in its discretion from time to time enlarge such period, not exceeding 30 days in total, even though the period originally fixed or granted may have expired. So what is the purpose of section 148? To enable the parties. This section enables the court to resolve the crisis of expiry of time as fixed by the law. It is all inherent power and equity का क्या रोल होता है? What is connection between inherent power and equity? What is yes? Inherent power are integral part of equity jurisprudence. लिखो. Inherent powers are integral and inseparable part of equity jurisprudence, enabling the court to resolve the crisis created by some procedure. Yes, sir. So 148, when time is fixed, इसको समझ लो, as per section 148, when time is fixed, court may extend it to further 30 days. 148 comes into play when time is fixed. When no time is fixed, 148 is inapplicable. उसी तरह से 149 है, power to make up deficiency of court fee. Yes, sir. 151. This is just preservation of the power of court
cannot be limited. Inherent power by no way can be taken away. अगला पॉइंट है, inherent powers are required to meet the ends of justice. Inherent powers are required to meet the ends of justice and to prevent abuse of process of court. Yes, sir. इनहेरेंट पावर्स वो ऐसे पावर होते हैं जो कि इनसेपरेबल होते हैं, इंटीग्रल होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे कंसोलिडेशन ऑफ सूट, एग्जाम्पल ऑफ इनहेरेंट पावर। Yes, sir. To entertain an application by the intervener. इंटरवीनर किसे कहता है? तो जो पर्सन, ऐसे लोग जो ओरिजिनली पार्टी नहीं है सूट के, लेकिन उन्हें बाद में वो पार्टी अप्लाई करते हैं कोर्ट पे पार्टी बनने के लिए। इंजंक्शन, और अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में तो लिखा हुआ है कि ट्रायल से पहले होना चाहिए, बट कोर्ट एक्सरसाइजिंग इनहेरेंट पावर, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग मस्ट बी before commencement of trial as required by the statute. Yes, sir. But in a just and reasonable case, such amendment can even be allowed during the trial. लिख लो इसको. So that is Yes. the example of inherent power. Yes, sir. What is abuse of process of court? Abuse of- सर आपने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। लिख लो, क्या दिया था? सर आपने कहा था अगर कोई इंडिविजुअल नहीं, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास सोर्सेज नहीं है, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाता है कहते हुए कि उसका मैटर है, तो उसकी उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए, इन्वोकिंग द इनहेरेंट पावर्स। तो कोर्ट में ग्रांट हिम टाइम, कोर्ट में रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी और लीगल अथॉरिटी टू प्रोवाइड लीगल एड। तो और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर है, मतलब जो थीम है, इनहेरेंट पावर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज कंट्ररी टू अ स्टैट्यूट। लिख लो इसको। यस सर। 152, 153, 153A जो है क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट डिग्री या ऑर्डर के लिए है। 152, 153, 153A फॉर क्लरिकल मिस्टेक्स। समरी प्रोसीजर हम लोगों ने नहीं किया है,
और ये ऑर्डर 22 क्या है? सर वो अब आप अबेटमेंट की बात करते हैं, अबेट ऑन द डेट इंसॉल्वेंसी और मैरिज ऑफ द पार्टीज। हाँ, तो अबेटमेंट ऑफ सूट बाय डेथ ये रूल 126 में दिया हुआ है, लिख लो। मैरिज का रूल 7 है और इंसॉल्वेंसी का रूल 8 है। यस सर। व्हाट इज अबेटमेंट? Sir, abatement is termination of proceedings. Termination, yes, termination of proceedings for the want of Party. हाँ, for the want of, तो लिख लो ये, this is the best answer. Yes sir. अब जो लॉ ऑफ अबेटमेंट है, that has to be liberally construed liberally construed to meet the to serve the ends of justice. एक लाल पेन से लिखो। Yes sir. यूनिवर्सल रूल है, नो अबेटमेंट इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। Yes sir. अब राइट अगर पर्सनल राइट है, Yes sir. if the right is personal right and there is death of that party, right to sue does not survive and suit has necessarily to be abated. Yes sir. तो legal heirs cannot take that suit further. Abatement for passing any order for abatement, court has to determine whether right to sue still subsist and survive or not. Yes sir. तो अगर बाय 22 का रूल 3 क्या है? Rule 3 कहता है कि sir on the death of a plaintiff if right to sue survives. So there is और if there is more than one plaintiff and upon the death of any of the plaintiff, the right to sue will not pass on to the next plaintiff. In such cases, legal representative should be made a party. What is rule 4? Rules 4 से यही बात कहता है डिपेंडेंट के रेस्पेक्ट पे। ये what is non-est? non-est, NONEST, मैं यहाँ मैसेज में लिख रहा हूँ non-est। यस सर, समझ रहे हैं सर वो कोड। हाँ, हजारों बार पढ़ते हैं, not into the existence, as if it does not exist. est मतलब existence and non मतलब not in existence. Decree without jurisdiction is non-est or what? Suit, Honest for हाँ,
सूट अगेंस्ट डेड पर्सन नॉनेस्ट है या नहीं? यस सर है। और ड्यू टू मैरिज ऑफ ए पार्टी, मैरिज से संबंधित लॉ फीमेल का है या मेल का? फीमेल का है सर। हाँ, रूल 7। तो मैरिज ऑफ फीमेल डज नॉट अबेट द सूट। Insolvency of party whether constitute abatement of suit or not? सर वो डिपेंड करेगा अगर वो अगर ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर है तो मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी डज नॉट अबेट द सूट। Insolvency also does not abate the suit provided if there is official assignee or receiver. लिख लो। यस सर। यस सर। सूट बाई और अगेंस्ट माइनर जो है उनके नेक्स्ट फ्रेंड या लीगल गार्जियन के द्वारा होंगे। यस सर। ऑर्डर क्या है उसका? 32 है सर। बस। व्हाट इज समरी प्रोसीजर? तो समरी प्रोसीजर होता है ना, एक अब्रिज्ड फॉर्म होता है रेगुलर ट्रायल्स के। ऑर्डर 37 में है। I do not know, first time I am reading this summary procedure. अब बाकी मुझे नहीं आता, आप मुझे बताओ। समरी प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर 37 में दिया हुआ है और जो समरी ये स्कूली बच्चे का आंसर है। ये ऑर्डर 37 में दिया हुआ है। हम भारत में रहते हैं, हम भारत के लोग हैं। सम लिखो, पहले समझ लो इसको। इन एवरी सूट डिफेंडेंट हैज राइट टू डिफेंड द सूट। In summary, suit defendant has no right to defend the suit unless leave to defend is granted. What? ये कैसा आंसर है? कैसा आंसर इंटरव्यू के लिए? हाँ लिखो। एक ही लाइन से समझा दिया था सर। हाँ यही बोल, अरे मेन चीज बोलेंगे इंटरव्यू में। छोटा बोलना है तो रेलिवेंट बोलेंगे, इरेलिवेंट बोलेंगे। अरे ये तो हर कोई बताएगा कि समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 में दिया हुआ। मतलब व्हाट इज द नेसेसिटी, हाउ समरी प्रोसीजर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर। ये एवरेस्ट फॉर्म इसलिए होता है, मम्मा को बोलना कि चाय मुझे भी चाहिए। हॉर्लिक्स। अच्छा हॉर्लिक्स है। अच्छा कोई बात नहीं, घर आएंगे किसी दिन एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद, अभी नहीं। अभी हमें भी टाइम नहीं है, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद हो। हाउ समरी प्रोसीजर इज ए शॉर्ट प्रोसीजर बिकॉज राइट टू डिफेंड इज टेकन अवे। समरी प्रोसीजर में राइट टू डिफेंड इज नॉट अवेलेबल unless leave to defend is granted. अगर हम पूछें कि व्हाट इज समरी प्रोसीजर, तो आपको पहला लाइन बोलना है कि इन समरी प्रोसीजर राइट टू डिफेंड इज not available unless leave to defend is granted. This is contained under order 37. This procedure is this procedure is meant
for speedy disposal of the case. जो स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस है, जिसका सपोर्टिव एविडेंस है, ये ऐसा नहीं है कि कोर्ट अपनी मर्जी से, केस का फैक्ट क्या है और केस का एविडेंस क्या है। अब किस तरह के सूट में समरी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, नहीं अडॉप्ट, वो सब हम लोग देखेंगे। तो दिस इज ए शॉर्टकट प्रोसीजर। Yes, sir. ये हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और स्मॉल कॉलेज कोर्ट पे भी लागू होता है। समरी प्रोसीजर, सूट अपॉन बिल्स। कल एक कैंडिडेट मुझे कह रहा था, Yes, sir. एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, बोल रहा था कि सर हम लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि इंटरव्यू के लिए हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। हम तो पूरा मेंस का नोट निकाल के रखते रहते हैं। आपके वीडियो से एक चीज सीखने को मिला कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और तो बताया कि वो 30th भी दिया था, 31st भी दिया था। उसे एक में 36 नंबर आया था, एक में 37, और उसका 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ये उसका लास्ट टाइम है, मतलब एज इसके बाद नहीं बचेगा। तो उससे मतलब बहुत सारी चीजें बता रहा था कि क्विक रिवीजन कर लेते, क्या पढ़ना है। वो कह रहा था कि सर हमने अपनी सारी किताबें हटा दी है, केवल वीडियो ही देखते, उसी से वीडियो देखते और बेयर एक्ट रखते। तो ही हैज अडॉप्टेड द बेस्ट अप्रोच। तुम्हें कोई किताब नहीं पढ़ना, बेयर एक्ट को रखना है और वीडियो देखना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, तो सारा याद हो जाए। ये इनोवेशन हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे लोग पढ़ते रहते थे कि ये पढ़ना, वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब तो किताबों को बाई बाई कर दो, सीधा बेयर एक्ट को रखो, वीडियो देखो, सारा तो कवर हो ही रहा। हाँ, तो समरी प्रोसीजर किस तरह के, तो पहला लिखो, सूट अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी प्रोमिसी नोट्स। Yes, sir. सूट वेयर प्लेंटिफ 6 ओनली। अगला, सूट्स वेयर प्लेंटिफ 6 ओनली टू रिकवर ए डेट or liquidated sum of money. What is liquidated sum of money? तो जो पहले से पार्टी से फिक्स कर रखी है। A certain amount, certain amount, with or without interest, arising on a written contract or an enactment or on a guarantee. Next question is, if leave to defend is not allowed, तो क्या होगा उसका अंजाम? तो सर तो नहीं वो डिफेंड कर पाएगा अपने आप को। अरे, सूट हैज टू बी डिक्रीड। हाँ, तो ये बोलोगे ना कि वो अपने आप को नहीं डिफेंड कर पाएगा। तो सूट हैज टू बी डिक्रीड। हाँ, सूट हैज टू बी डिक्रीड अगेंस्ट डिफेंडेंट। लिखो, who moves application for leave to defend? What is the meaning of leave to defend? Leave मतलब परमिशन ऑफ द कोर्ट, नीड्स ए परमिशन। हाँ, permission. If leave is not granted, permission to defend is not granted. Why permission to defend is not granted? Because कोई legally justifiable defense ही नहीं है
केस इतना क्लियर कट है कि डिफेंडेंट के पास कोई डिफेंस ही नहीं है। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरे से 1000 रुपया उधार लिया, राइट? राइटिंग में है, तुम्हारा सिग्नेचर है। हमने एक समरी सूट फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफेंडेंट से कोर्ट सिर्फ इतना ही पूछेगी कि ये जो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट है 10,000 रुपये लेने का, इस पे आपके साइन हैं या नहीं है। तो डिफेंडेंट अगर कहता है कि दिस हैज बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और क्राइम, तो देयर में बी ए ट्राइबल इशू। Yes, sir. लेकिन डिफेंडेंट का अगर कोई डिफेंस नहीं है तो ऐसे सूट में डिफेंड करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मतलब है वेस्टेज ऑफ द टाइम, नॉट ओनली ऑफ द कोर्ट बट डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। Justice has to be speedily delivered. If defendant has no defense at all, why should leave to defend be granted? तो summary procedure is adopted। जो डिक्टेशन दे के लिखवाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, रिटेन कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विडेटेड एंड डेफिनिट सम ऑफ मनी होना चाहिए, तो इन्हीं चीजों में हो सकता है। एंड अगला क्वेश्चन लिखो, व्हेन लीव टू डिफेंड इज टू बी रिफ्यूज्ड। क्वेश्चन लिखो, Yes, sir. when leave to defend is to be refused, answer लिखो, when defendant has no travel issues। Yes, sir. लीव टू डिफेंड अलाउ करने का मतलब है ट्रायल को अलाउ करना। तो ट्रायल को अलाउ करना कब? ट्रैवल इशू है ही नहीं, और ट्रायल को अलाउ करके क्या करेंगे? तो लीव टू डिफेंड की खासियत है कि डिफेंडेंट इज नॉट अलाउड टू डिफेंड द सूट अनलेस लीव टू डिफेंड इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट। दिस इज, तो है ना स्पेशल प्रोसीजर। हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज समरी सूट, तो हम कहेंगे ऑर्डर 37 में है। दैट वुड बी इम्प्रेसिव, और दिस वुड बी इम्प्रेसिव दैट डिफेंडेंट इज नॉट अलाउड टू डिफेंड अनलेस लीव टू डिफेंड इज ग्रांटेड। So this one. हाँ, तो दिस वन इज द बेटर आंसर। इस आंसर से वो खुद ही गदगद हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि अच्छे से पढ़ा हुआ, फिर वो इससे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बनता ही नहीं है काउंटर क्वेश्चन। द वे यू आंसर, इसीलिए बहुत ही मैटेरियल रहता। और जो ऑर्डर 37 को पहले टॉप में नहीं, वो लास्ट में बोलना है। हमने देखा है प्रोफेसर्स की साइकोलॉजी होते कि वो पहले प्रोविजन ढूंढते हैं पहले लाइन में, तो ये यही मेंस है तो पहला लाइन प्रोविजन, और यही इंटरव्यू है तो प्रोविजन लास्ट ले। वाई इंटरव्यू है तो प्रोविजन लास्ट ले, और मेंस है तो प्रोविजन फर्स्ट ले। वाई हाई कोर्ट के जज साहब को आप प्रोविजन बताने की गुस्ताखी मत करना, समझे मेरी बात को। आपका इंटरव्यू चल रहा है और माननीय जज साहब को, ऑनरेबल जस्टिस को, ये गलती मत करना कि उन्हें प्रोविजन बताओ।
आप आंसर को बताओ, लास्ट में प्रोविजन को रेफर कर दो। हाँ क्या ये डिसेंट नहीं होगा? आंसर पहले बताना, लास्ट में प्रोविजन को रेफर करना। हाँ सर। मेंस में चूंकि कॉपी इवेलुएट की जाती है नॉट बाय जजेस, ये बड़ा एनोनिमस रहता है। कैसे इवेलुएशन होती है, पैनल ऑफ इवेलुएटर्स होते हैं, उनको गाइडलाइंस भी दी जाती है। तो पहली चीज तो प्रोसीजर देखते हैं मेंस में। तो व्हाइल अपीयरिंग फॉर, तो मतलब देयर इज huge difference when you are preparing for mains and when you are preparing for interview. यस सर। हमने एक एक चीज, एक एक साइकोलॉजी पे वर्कआउट किया है। हाँ रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, हमारे यहाँ एवरेज नंबर 75 प्लस आता है, एवरेज 84 89 तक गए हैं। मार्कशीट भी हमने शो किया है यूट्यूब पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर when someone is issued, defendant is required to put in appearance within 30 days। अरे 10 और 30, आई डू नॉट नो 10 है, 30 है, 40 है, 60 है। अरे भाई किताब निकालो बेरेक्ट को। सर इसमें ऑर्डर 8 पर ऑर्डर 8 जाएगा, समरी सूट का स्पेशल समन जाएगा कि उसमें जाएगा? ओ सॉरी सर, हम उसका बोल रहे थे। सॉरी सर। हाँ, पढ़ो रूल 1 से। This order should apply to the following courts: state and high courts, city civil courts, and court of small causes, and other courts. Provided that in the respect of the courts referred to in clause B, the high court may by notification the operation of benefits restrict the operation of this order not to exceed. The 10 days है। पढ़ो उसको रूल Rule 3 three में। Subject 1. In a suit to which this order applies, the plaintiff shall, together with the summons under Rule 2, serve on the defendant a copy of the plain and annexures thereto, and the defendant may anytime within 10 days of such service enter an appearance either in person or by pleader. In that case, he shall file in court an address for the service of notices to him. तो 10 डेज लाल पेन से हाईलाइट। ऑर्डिनरी समन में 30 डेज का टाइम है, एंड स्पेशल समन इसका अलग फॉर्मेट भी होता है। और ये फॉर्मेट फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स B. हाँ बी में दिया हुआ है। और डिफेंडेंट इज बाउंड टू पुट इन अपीयरेंस, उसको अपना अपीयरेंस पुट करना है। और इन डिफॉल्ट ऑफ पुटिंग इन अपीयरेंस द एलिगेशन इन द प्लेंट शैल बी, क्या लिखा हुआ, डीम टू बी in default of putting in appearance of the defendant, the allegation of the in the plaint shall be deemed to be what? रूल 2 का सब रूल 3 पढ़ो। Admitted. हाँ पढ़ के सुनाओ। The defendant shall not defend the suit referred to in subsume 1 unless he enters an appearance, and in default of his entering an appearance, the allegations in the plaint shall be deemed to be admitted.
तो अगर प्लेंट का एलिगेशन जो है अगर वो एडमिटेड हो गया तो क्या होगा? कोर्ट विल प्रोनाउंस ए जजमेंट। Yes, sir. तो दिस इज व्हाट द समरी प्रोसीजर, कि उसको पुट इन अपीयरेंस करना है, वो भी कितने दिन? 10 डेज के अंतर्गत। Indeed. हाँ, अगर उसने पुट इन अपीयरेंस कर दिया तो फिर उसको समन्स फॉर जजमेंट जाएगा कि व्हाई सच जजमेंट बी नॉट पास्ड अगेंस्ट यू, और वहां पे डिफेंडेंट मूव करेगा लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन। तो और जो प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट है वो दैट इज गवर्न बाय रूल 3। Yes, sir. और जो डिफेंडेंट जो है, अगर डिफेंडेंट अपना अपीयरेंस एंटर करता है तो उसके बाद प्लेंटिफ फिर से दोबारा उसे समन भिजवाएगा फॉर्म नंबर 4A में। फॉर्म नंबर 4 जो है समन्स फॉर अपीयरेंस, और फॉर्म नंबर 4A समन्स फॉर जजमेंट। अपेंडिक्स बी निकाल लो और फॉर्म नंबर 4 निकाल लो, अपेंडिक्स बी लास्ट में, और फॉर्म नंबर 4 एंड 4A। अपेंडिक्स बी फॉर्म नंबर 4। Yes, sir. तो उसमें फॉर्म नंबर 4 में लिखा हुआ है समन्स इन ए समरी सूट, तो दिस इज समन फॉर अपीयरेंस। और 4A जब पुट इन अपीयरेंस हो गया तो उसके बाद प्लेंटिफ एक और समन फॉर जजमेंट भेजवाएगा कि डिफेंडेंट के खिलाफ जजमेंट क्यों नहीं पास किया जाए। तो जब 4A जाएगा तो डिफेंडेंट शैल मूव एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड। उस एप्लीकेशन पे लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में सिर्फ इतना ही देखा जाएगा कि वेदर डिफेंडेंट हैज ए लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन, लाल पेन से कोर्ट हैज टू बिफोर पासिंग द जजमेंट, before passing the judgment court has to ensure that whether any travel issue has been raised by the defendant or not. Yes, sir. If defendant has not raised any travel issue, the court shall have to decree the suit of the plaintiff. So, what is travel issue? What is travel issue? सब भूल गया, सब The facts which have been alleged by a party and denied by the other party. अब हर जगह एक ही एक्सप्लेनेशन आएगा। अब किसी ने कहा कि जी हर शब्द में बोलना, तो आलू जी कैसे हैं, टमाटर जी के ऐसे बोलेंगे। ट्राइबल इशू मीन्स डिस्प्यूटेड इशू। डिस्प्यूट कब होगा? अनलेस एलिगेशन एंड अनलेस डिनायल। तो ट्राइबल ऐसा डिस्प्यूटेड इशू जिसके डिटर्मिनेशन के लिए एविडेंस की आवश्यकता है। ट्राइबल इशू, सच इशूज एविडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। Yes, sir. तो एक ही लाइन वन वर्ड टेस्ट है। दिस is this the court who has to examine whether there is a trial issue or tribal issue or not, or it is the duty of the defendant to set up that issue?
ये कोर्ट डिसाइड तो कोर्ट ही करेगी Yes, sir. whether there is a travel issue or not, ये कोर्ट को देखना है या डिफेंडेंट को कोई ट्रैवल इशू लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में लिखना है? मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा। समझ रहे हैं सर? हाँ, तो जवाब दो समझ रहा है तो। सर कोर्ट को देखना है। कोर्ट क्यों देखेगी? अनलेस नो रिलीफ इज टू बी ग्रांटेड अनलेस क्लेम्ड। लिखो लाल पेन से, बेसिक। नो रिलीफ इज टू बी क्लेम्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया। नो रिलीफ इज टू बी ग्रांटेड, नो रिलीफ इज टू बी ग्रांटेड अनलेस इट इज क्लेम्ड। दूसरा लिखो, रिलीफ ग्रांटेड कैन नॉट एक्सीड व्हाट इज द रिलीफ क्लेम्ड। Yes, sir. Who has burden to show that the present suit has a travel issue? बर्डन किस पे है सो मेक आउट करने का? डिपेंडेंट का होगा सर। तो डिफेंडेंट ने ट्रैवल इशू रेज ही नहीं किया, तो डिफेंडेंट की जगह कोर्ट आएगी डिफेंड करने के लिए कि नहीं नहीं ट्रैवल इशू है। नहीं सर, डिपेंडेंट को रेज करना है। हाँ, तो ट्रैवल इशू हैज टू बी रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। रेज्ड की जगह रेज्ड एंड सेटअप। ट्रैवल इशू हैज टू बी रेज्ड एंड सेटअप बाय द डिफेंडेंट in his leave to defend application. Yes sir. ट्रैवल इश्यूज लिखवा दिया नहीं लिखवाया? लिखवा दिया सर। लिखवा दिया। अब कुछ मैंडेटरी प्रोसीजर भी है ये लीव टू, सॉरी इसमें आपका कि जो सूट होगा स्पेसिफिक एनवायरमेंट होगा। ये रूल 2 का सब रूल 1 पढ़ो। The suit to which this order applies may, if the plaintiff desires to proceed hereunder, be constituted by presenting a plea which shall which shall लिखा हुआ। तो तीन चीजें ABC, ये तीनों पढ़ लो, ये लिखना मैंडेटरी है। समरी सूट में क्या क्या ये 3 चीजें? स्पेसिफिक एनवायरमेंट ए में पढ़ो। Specific averment to the effect that suit is filed under this order, that no relief which does not fall within the ambit of this rule has been claimed in the plaint, and the following inscription immediately below the number of the suit in this title of the suit, namely, order under Order 37 of the Code of Civil Procedure 1908. तो ये प्रोसीजर है। तो अब सवाल ये सारा समझ गए, मतलब पहला समन जाएगा समन फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। विद इन 10 days डिफेंडेंट को पुट इन अपीयरेंस फाइल करना है। इफ देयर इज डिफॉल्ट इन पुट इन अपीयरेंस तो एलिगेशन इन द प्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड। उसका इफेक्ट क्या होगा? सूट हैज टू बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अगर पुट इन अपीयरेंस फाइल हो जाता है तो इट इज नाउ फॉर प्लेंटिफ टू सर्व द डिफेंडेंट विद द समन्स फॉर जजमेंट। जब डिफेंडेंट को समन्स फॉर जजमेंट की सर्विस होगी तब डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन फाइल करना है। और लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ए ट्राइबल इशू, determination of which evidence is necessary. Evidence can only be taken during the trial and not before. If defendant fails to set up a tribal issue, the suit has to be decreed. How this is shortcut procedure?
because defendant is not allowed to defend the suit unless leave to defend is granted. 2-3 लाइनों में हो गया पूरा समरी प्रोसीजर। Yes, sir. और इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है समरी प्रोसीजर में। और ट्राइबल इशू पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्राइबल इशू, क्या इसका रूल है, मतलब किसे कहते हैं? Tribal issues are those issues for which evidence is required for determination. यस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे केस है, मैकेलक इंजीनियर्स का है, ओएनजीसी का है, बहुत सारे स्टेट बैंक सौराष्ट्र का है। और अगर लीव टू डिफेंड रिफ्यूज हो गया, लीव टू डिफेंड इज रिफ्यूज्ड, तब क्या होगा? The suit may be defeated, sir. एंड लीव टू डिफेंड इज अलाउड, तब क्या होगा? Then the defendant can enter upon his defense. अरे लीव टू डिफेंड अगर अलाउ हो गया तो ये ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा, ट्रायल चलेगा। Yes, sir. इफ लीव टू डिफेंड इज अलाउड तो डिफेंडेंट ने तो अपना डिफेंस तो एंटर कर ही दिया लीव टू डिफेंड में, तो ये ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा। ऑर्डिनरी सूट में सेकेंड स्टेज क्या होता है? डिफेंडेंट इज अलाउड टू रिटन स्टेटमेंट, उसके बाद फ्रेमिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होगा, फिर एविडेंस होगा, पहले प्लेंटिफ एविडेंस, फिर डिफेंडेंट एविडेंस, फिर आर्गुमेंट होगा, फिर जजमेंट आएगा। If leave to defend is allowed, the suit shall be proceeded like ordinary suit, जो ordinary जो procedure है उसके हिसाब से। whether defendant ने leave to defend application मूव किया, कोर्ट ने लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, तो वेदर डिसमिसल ऑफ लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन इज अपीलेबल और नॉट? Appealable है, sir. अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ? लिखो लिखो, एक लाइन में लिखवा देता हूँ, ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ, ग्रांट और लिख लो, इसको भूल जाओगे। Yes, sir. Grant or refusal. Of leave to defend application is a judgment and hence appealable under section 15 of the later patent act, under section 15(1)(5), मतलब 15 is 1(5). तो how decision on leave to defend application is judgment? जजमेंट का क्या डेफिनेशन है? इट मस्ट कंटेन रीजंस। तो लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में जो भी ऑर्डर होगा रीजन ऑर्डर होगा, तो कोर्ट इज बाउंड टू गिव रीजनिंग, ग्राउंड ऑफ द डिसीजन। तो wherever there is a ground of decision, that becomes the judgment automatically and naturally. अगर जनरल अपील में नहीं है तो लेटर पेटेंट एक्ट के अपील में फिर जाना पड़ेगा। तो अब जैसे समरी प्रोसीजर पूछा जाता है, जो 2-3 क्वेश्चन जो हॉट फेवरेट है, व्हाट इज ट्राइबल इशू, what is how summary procedure is different than ordinary suit। तो यही 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछे जाते हैं तो इस बार भी वही एग्जैक्टली हो, तो इसलिए सारा कवर कर दिया समरी प्रोसीजर की। पूछ लीजिए हुजूर जहां से पूछना है,
मतलब एक अपने प्रिपरेशन के लिए। अब वी आर श्योर कि समरी प्रोसीजर से कोई भी क्वेश्चन होगा तो वी आर नॉट गोइंग टू मिस दैट। तो ये होती है तैयारी। यस सर। है ना। अब जैसे ये नहीं पूछा गया अभी तक कि जो लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन जजमेंट होगा कि नहीं, बट आई हैव एक्सप्लेन दैट इज जजमेंट। व्हाई दैट इज जजमेंट वो भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड इफ दैट इज जजमेंट इट इज अपीलेबल अंडर। हाँ हाँ हाँ, तो दिस इज द कंप्लीट। और ऑर्डिनरी सूट और समरी सूट में क्या अंतर है? ऑर्डिनरी सूट में डिफेंडेंट इज इंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट, और समरी सूट में डिफेंडेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिफेंड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। और क्या अंतर है? अगला लिखो, पहला तो लिख लो अंतर, डिफरेंस बिटवीन समरी सूट एंड ऑर्डिनरी सूट। तो पहला जो डिफरेंस है, इन ऑर्डिनरी सूट डिफेंडेंट इज अलाउड टू डिफेंड, और समरी सूट में लिख लेना डिफेंडेंट इज नॉट अलाउड टू डिफेंड अनलेस लीव टू डिफेंड इज ग्रांटेड। अगला डिफरेंस लिख लो कि ऑर्डिनरी सूट द डिक्री कैन नॉट बी सेट असाइड बाय द ट्रायल कोर्ट एक्सेप्ट ऑन रिव्यू। ऑर्डिनरी सूट में लिखना कि द डिक्री कैन नॉट बी सेट असाइड बाय ट्रायल कोर्ट एक्सेप्ट ऑन रिव्यू। यस सर। समरी सूट में लिख लो कि द ट्रायल कोर्ट में सेट असाइड डिक्री अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यस सर। हाँ, तो समरी सूट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, समरी सूट ऐसे लिखो, समरी सूट के लिए लिमिटेशन 1 ईयर है और ऑर्डिनरी सूट के लिए लिमिटेशन ऑर्डिनरली 3 ईयर्स है। यस सर। और समरी सूट में क्विक डिस्पोजल होता है और ऑर्डिनरी सूट में क्या लिखेंगे? समरी सूट में क्विक डिस्पोजल, और ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है? तो लंबा चलता है। तो ये लिखेंगे, देयर इज क्विक डिस्पोजल इनटू समरी सूट एंड देयर इज एंड क्विक डिस्पोजल इज नॉट पॉसिबल इनटू ऑर्डिनरी सूट। लैंग्वेज बात वही है जो तुमने कहा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। इंजंक्शन हम लोगों ने कर लिया था? नो सर। इंजंक्शन नहीं किया था। नहीं, जंक्शन नहीं हुआ था। 3 ग्राउंड है टेम्पररी इंजंक्शन, इंटरिम ऑर्डर में नहीं कराया था इंजंक्शन? तो इंटरिम ऑर्डर किया था लेकिन जंक्शन को ऐसे टच नहीं किया था। इंजंक्शन सीपीसी में 2 तरह का है। ये पूछा जाता है व्हाट इज इंजंक्शन। रुको बस 1 मिनट में हम आ रहे हैं। अभी सीपीसी कंक्लूड ही करेंगे चाहे जितना लंबा चल जाए। अब ऑलरेडी 5 सेशन हो चुके हैं सीआरपीसी का, ये 6ठा सेशन है, ग्रुप सेशन 7वां। तो जस्ट 1 मिनट में आ रहा है। ओके।
इंजंक्शन से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हाँ पूछा जाएगा व्हाट इज इंजंक्शन, क्या आंसर होगा? Injunction is a judicial process by which a party is ordered to do or refrain from doing a particular act or thing. हाँ, ये प्रिवेंटिव रिलीफ है या किस तरह का रिलीफ है? सर ये प्रिवेंटिव नेचर का होता है, ये हाँ। रिलीफ प्रिवेंटिव। एड इंटरिम इंजंक्शन कब ग्रांट होता है? एड इंटरिम लिखो, एड इंटरिम इंजंक्शन इज ग्रांटेड टू प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, और उसको स्टेटस को फॉर द टाइम बिंग। यस सर। अगला पॉइंट लिखो कि अगला पॉइंट, इंटरिम रिलीफ मस्ट बी एंसिलियरी टू द मेन रिलीफ। यस सर। अगला पॉइंट लिखो, द इंटरिम रिलीफ just 1 second. The interim relief is granted for the purpose of the interim relief is granted for the purpose of preservation of the suit party till legal rights of the parties are finally adjudicated. यस सर। इंजंक्शन दो तरह का होता है। इंजंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, टेम्पररी एंड परमानेंट। परमानेंट इंजंक्शन परमानेंटली restrains a party permanent injunction permanently restrains a party and is passed on conclusion of the trial. टेम्पोररी हो गया। यस सर। डायलॉग इससे काम चल जाएगा तुम्हारा, कुछ भी क्वेश्चन रहे तो ये आर यू गेटिंग इट प्रॉपर्ली या एक्सप्लेनेशन की है जरूरत? नहीं सर, समरी प्रोसीजर किया नहीं था, पहले को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। इंजंक्शन पढ़ के रखा पहले। अच्छा लिखो, आ गया तो पढ़ के रखा है, तो कहीं हमसे गलती हो तो बताना है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हंस रही है, चलो लिखो। अरे मैं बड़ा मजाकिया टाइप का, बच्चे लोगों को भी नहीं छोड़ता, ऐसे ही हंसी मजाक करते रहता। लिखो। यस सर। टेम्पररी और इंटरिम इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन को भी इंटरिम इंजंक्शन कहते हैं। टेम्पररी और इंटरिम इंजंक्शन restrains a party temporarily until the disposal of the suit. Temporary injunction regulated by Order 39 CPC. Regulated by Order 39 CPC. Yes, sir. And it may be granted at any stage of the suit. And may be granted at any stage of the suit. और ये जो permanent injunction है, that is governed by section 38 to 42 SR है। हाँ। लिख लो परमानेंट, उसमें और भी हम लोग मैंडेटरी इंजंक्शन भी देखेंगे एसआरए में। मैंडेटरी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, कई तरह का इंजंक्शन देखेंगे।
injunction prevent prohibit or restrain from doing something and therefore it is known as preventive injunction. Mandatory रिलीफ होना चाहिए ना. हाँ, मतलब since it prevent, prohibit and restrict, therefore nature of the relief of injunction is preventive. Yes sir. डिक्टेशन में कुछ सीक्वेंस ठीक कर लेना, सेंटेंसिंग ठीक कर लेना. ठीक है. मैंडेटरी इंजंक्शन का लिखो, दे कंपेल, कमांड और ऑर्डर. मैंडेटरी इंजंक्शन, दे कंपेल, कमांड और ऑर्डर ए पार्टी टू डू समथिंग. यस सर. आगे लिखो, लाल पेन से. Injunction can never be issued against the stranger. Injunction can never be issued against the stranger or a third party. Injunction is issued only against the party. Yes sir. Injunction cannot be issued against court or judicial officer. Yes sir. आगे लिखो, गाइडिंग, ये प्रिंसिपल्स ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन. अब बताओ, ये 3 प्राइमा फेसाई केस, इररेपरेबल लॉस एंड इंजरी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तो ये सब ठीक है ना. बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसे कहता है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस में कोर्ट ये कंसिडर करती है कि हार्डशिप क्या होगा प्लेंटिफ और एप्लीकेंट को अगर इंजंक्शन नहीं ग्रांट करते हैं, और दूसरे पार्टी को उसको क्या हार्डशिप कॉज होगा अगर इंजंक्शन ग्रांट करते हैं. ऐसे केसेस में अगर वो बैलेंस टिल्ट करता है एप्लीकेंट के फेवर में तो कोर्ट इंजंक्शन पास करता है. तो टेम्पररी इंजंक्शन का इंग्रेडिएंट खूब पूछा जाता है. 3 है, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररेपरेबल लॉस एंड इंजरी. यस सर. और कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ इंजंक्शन कहाँ दिया हुआ? सर ये दिया हुआ है रूल 2 में, रूल 2A में. हाँ, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहाँ दिया हुआ? रूल 6 से लेके रूल 10 तक. हाँ, तो आपका इंजंक्शन भी हो गया. इसको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना. व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? सर रेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द थिंग टू द ओनर. हाँ, और अगर हम सीपीसी के सेक्शन 144 के रेफरेंस पे बात करें कि कोई भी डिक्री अगर रिवर्स होती या वेरी होती है तो जिस पार्टी को कोई अनजस्ट बेनिफिट मिला है तो उसको उस पार्टी को रिस्टोर करना है, द पार्टी हु हैज लॉस्ट. और ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक लीगल मैक्सिम है, एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविट, मतलब द एक्ट ऑफ कोर्ट हार्म्स नन. तो अगर कोई डिग्री वगैरह या ये सब वेरी होता है, सेट एसाइड होता है, मॉडिफाई होता है, तो जो चीजें नए टर्म पे आएंगी उनको रेस्टोर करना है. ये रेस्टिट्यूशन इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है या नहीं? है सर.
restitution is based upon equitable principles. कोर्ट को otherwise also, not only under 144, कोर्ट को otherwise also inherent power है for the purposes of restitution. 144 कैविएट क्या होता है? सर कैविएट एक वार्निंग होता है, एक नोटिस होता है कि कोई प्लेंटिफ को कोई भी रेमेडी ग्रांट करने से पहले नोटिस दी जाएगी उस पर्सन को जिसने कैविएट फाइल किया है। हाँ, तो नोटिस किसको दिया जाता है? पार्टी को या विटनेस को? किसको? विटनेस को सर। नोटिस फंस गए, नोटिस कोर्ट को दिया जाता, लिखो इसको। कैविएट इज ए कॉशन और वार्निंग, कैविएट इज ए कॉशन और वार्निंग गिविंग नोटिस टू द कोर्ट not to take any step without notice being given to the party, without giving notice to the party lodging the caveat. Yes sir. क्या हम कह सकते हैं कि caveat provides an opportunity to the opposite party of being heard before passing an order? हाँ, यही है सर। तो लिख लो, it provides an opportunity to the opposite party to be heard. It provides an opportunity to the opposite party to be heard before an ex parte order is passed. Yes sir. क्या कैविएट जो है प्रिकॉशनरी मेजर है या नहीं है? सर है, प्रिकॉशनरी मेजर। और ये कुछ लोगों को एग्जेम्पशन है फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस और अरेस्ट। ये कौन कौन से लोग हैं और सेक्शन क्या है? सर सेक्शन 132 बात करता है यस, वुमेन जो है पर्दा नशी लेडी। हाँ, फिर 133 में आता है सर, वो आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, फिर गवर्नर्स की बात ये लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगी? कोई प्रोविजन है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट का? सर कॉन्स्टिट्यूशन 137 है, निकाल के देखो क्या कहता है 137। कॉन्स्टिट्यूशन तो इधर नहीं है मेरे। नहीं, सीपीसी 137। यस सर। लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरह से सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वाला केस याद रखना, उसमें एक बार, कई बार, अनेकों बार पढ़े होगे अब तक। और हालांकि अब इस तरह से तो नहीं पूछते हैं, लेकिन एक बार देख लेना। तो बाय दिस वे सीपीसी इज कंक्लूडेड। एक चीज और, वो आपसे पूछेंगे कि यू आर बंगाली, आपका मीडियम अंग्रेजी है, यहाँ कोर्टों में हिंदी में काम होता है, हाँ सर। तो आप कैसे एडजस्ट करोगे? एक मेरी स्टूडेंट थी त्रिशा रॉय, सिलेक्शन हुआ है, जानती हो उसको? उनके जो हस्बैंड है वो हमारे कॉलेज से ही है। अच्छा,
मैं फेसबुक पे देखा था फोटोज वगैरह। हाँ, शादी हो गई उसकी, कब हुई? मतलब इधर ही हुई होगी, एक एक दो साल पहले। सर। हाँ हाँ। तो त्रिशा राय वाज माय स्टूडेंट। उनकी मम्मी उन दिनों ऑफलाइन कोचिंग चला करता था, और मैं उनको, मतलब शी वाज सो सैड कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि दो दो इंटरव्यू में उनका रिजेक्शन हो गया था। हमारे यहाँ थोड़ा पहले से वो जुड़े हुए थे, एंड देयर वाज ए नेगेटिव फैक्टर, और उससे पूछा जाता था। इसको किसी ने समझा दिया था, मतलब अब उन दिनों तो मैं था, ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, और कुछ ऐसे ग्रुप चलाते थे, तो मतलब पीटी के टाइम मेंस वगैरह, मतलब कुछ ऐसे इस तरह काफी लंबा एसोसिएशन था। तो जो प्रीवियस इंटरव्यूज था, अपने लेवल से वो बहुत जगह गई, दिल्ली वगैरह, मैंने मना किया, तो अब हमारी इम्पोर्टेंस नहीं आई थी समझ में। 2 बार रिजेक्शन हो गया, तो इसे पूछा जाता था क्या कि आप बंगाली हो, आपकी एजुकेशन कन्वेंट में, इसे बता दिया गया था कि कन्वेंट वगैरह बोलना ऐसे इस तरह से। तो वो पॉजिटिविटी के लिए कि इंग्लिश मीडियम और ये, तो पूछा जाता था कि यू आर बंगाली एजुकेटेड इनटू इंग्लिश मीडियम। यहाँ कोर्टों में तो हिंदी में काम होता, कैसे आप उसको मैनेज करोगे? तो एक बार ये बोल देते कि आई कैन ऑल्सो पास ऑर्डर इन इंग्लिश। तो अब इस तरह के आंसर में बड़े खराब नंबर। हमने इसे कहा कि सर हिंदी में बोल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो हिंदी को सीखने का मुझे एक और मौका मिलेगा। He said got selected। खैर एनीवे, ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेज हुआ। एक सर आ? सर तुम ये भी तो बोल सकते हैं कि पटना के ही रहने वाले हैं और हिंदी पढ़ाती है। आप ये कह सकते हो कि हम बिहार में ही जन्मे, बिहार में ही पले बढ़े। आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। वो एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई है, धीरे धीरे जो हिंदी के शब्द हैं वो भी मैं सीख जाऊंगी। जिगलॉट आता है दोनों वर्जन में, हिंदी इंग्लिश में। मतलब आपको चूंकि सिंस नाम सरकार लिखा हुआ, तो यू आर ए बंगाली, डेट इज अपेरेंट। उनको लगेगा कि अब सोशल मीडिया पे बेवकूफों ने कि भाई दूसरे स्टेट वाले को नहीं लेते, भगा देते हैं। मतलब लैंग्वेज दे हैव बीन यूजिंग कि दूसरे स्टेट वाले को नहीं लेते, भगा देते हैं। मतलब व्हाट यू आर दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय योर लैंग्वेज। इस तरह का मतलब अनाप शनाप बेसिर पैर की बात है, और स्टूडेंट उसके कारण परेशान होते हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि मेरे पास केवल टाइम ही टाइम है, और बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं भी दिक्कत है, जस्ट मुझे कॉल कीजिए, आई शैल गिव यू बेटर आंसर एज पर माई बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स। एक वैसे स्टूडेंट था, पीएचडी वगैरह किए हुआ था, प्रोफेसर था कहीं, तो उसे कहा गया कि आप तो आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, पीएचडी हैं, आप छोटा जज बन के क्या करेंगे? और उसको बार बार बाहर कर दिया जाता था। बेचारा बहुत परेशान था। तो हमने कहा उसे कि सर एकेडमिक्स में लॉ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं सीखा जा सकता, दैट इज वन साइडेड। और लॉ की जानकारी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को नहीं सीखा जाए। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीखने के लिए कोर्ट से बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
बोर्ड गदगद हो गया। जिसे 35 से कम आते थे उसे 72 नंबर आया। आपने खुश कर दिया मुझे। तो केवल इंटरव्यू वाले ही स्टूडेंट की साइकोलॉजी कैच करेंगे या स्टूडेंट को भी कैच करना है इंटरव्यू की साइकोलॉजी, दोनों को कैच करना। हमने तो इंटरव्यू बोर्ड के साइकोलॉजी पे खूब काम किया। अब जैसे तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा तो जिस दिन इंटरव्यू आएगा सुबह में मेरा गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही खत्म होगा तो तुम कॉल करो या ना करो, हम इधर से लगातार अरे सोमा सोमा क्या क्या पूछा गया, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या पूछा गया। मतलब क्योंकि और ये काम करते करते इसका अंजाम ये हुआ कि हमारे पास सारे क्वेश्चन के कलेक्शन आ गए। अगर अब चूंकि हमें ये जानना है कि क्या पूछा गया, पहले तो मैं क्या करता था कि डाई वाई करके और थोड़ा मतलब वहीं जाके खड़ा हो गया, तो किसी किसी को लगता था कि आई एम ऑल्सो ए कैंडिडेट, तो मैं भी पूछता था अरे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया। अब कोई पूछता था कि आपको भी देना, हम कहे हाँ लास्ट में है, मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट है। तो मैं वहां गया हूँ और निकलने वाले कैंडिडेट से पूछता रहा हूँ कि क्या क्या पूछा गया। तो और मतलब शुरुआती दौर में, और अब इतना न कलेक्शन हो गया हमारे पास कि हमने एक क्वेश्चन बैंक फॉर द पर्पसेज ऑफ, और उनको देखा तो उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं होता। तो अब जब हमने शुरू किया था तो सोचता था कि यार क्या जिंदगी हो गई है यहाँ पे, हमें क्या लेना देना, क्या अरे हमने उसे बता दिया पढ़ा दिया, माई जॉब इज, तो अब क्या जरूरत है यहाँ वहां जाने की। तो लेकिन फिर बाद में हमने रियलाइज किया कि इट इज वेरी क्रूशियल। फिर आगे सोचा कि आखिर पूछा ही क्यों जाता है ऐसा। तो मतलब एक्सपीरियंस इज गैदर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नॉलेज से एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। एक्सपीरियंस हेवली मैटर्स। तो ये करते, अब देखते हो, अब जैसे ये पता लग गया कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता, तो हमने बैठ के 4-5 उसके आंसर लिखे, देखे कि भाई बेस्ट आंसर कौन सा है। तो जितना हमको समझ में आता है, आई डोंट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, तो जितना हमें बुझाता है समझ में आता है उतना बता देते हैं, नॉर्मल सा आंसर, छोटा क्विक। चलो एनीवे, सीपीसी इज कंक्लूडेड। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे आईपी से।